वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जैसे आपके एनुअल एग्जाम्स आ रहे हैं, नाइन्थ के बच्चों के साथ थोड़ा सा ऑनलाइन चैनल हो, स्कूल्स हो, थोड़ा सा सौतेला व्यवहार किया जाता है। हर टीचर, हर कोचिंग, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर स्कूल, हर ऑनलाइन टीचर या यूट्यूब चैनल बोर्ड के बच्चों के ऊपर तो बहुत फोकस करते हैं कि 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है, पर 9 के बच्चों का क्या, उन पे ध्यान कौन देगा? तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके एनुअल एग्जाम्स की तैयारी आज से चालू कराएगी। आप सभी जो अलग अलग स्कूल्स में है 9th में, उनके फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाएंगे और अब हम वन शॉट वीडियोस डालना चालू करेंगे ताकि आपकी एनुअल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके, जिसमें हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस देंगे। मैथ्स हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस, आपको उन्हीं को प्रिपेयर करना है और आप देखिएगा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज मैं जो आपको फिजिक्स का लेसन पढ़ाने वाला हूं वो है वर्क एंड एनर्जी। ये जो फिजिक्स का चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बच्चों, साइंस में वर्क का क्या मतलब होता है। अगर मान लो, मैं समझ लीजिए चेयर है, ठीक है, इस चेयर को मैं अपने सर के ऊपर ऐसे रखा हूं और ऐसे करके मैं आधे घंटे तक इस चेयर को रखा हूं अपने ऊपर। हो सकता है इसकी जगह मैं कोई भारी चेयर ले लूं और मैं आधा घंटा, एक घंटा, पूरा दिन अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा पूरा बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगा, मैं थक जाऊंगा, मेरी पूरी एनर्जी यूज हो जाएगी। बट क्या साइंटिफिकली मैंने वर्क डन किया? नहीं। साइंस में वर्क डन का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस होनी चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ तो उसका वर्क डन जीरो है। इन साइंस और इन फिजिक्स वर्क डन इज मेंशन्ड when the body is displaced from its original position। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अपने आप अपने जगह से तो मूव नहीं करेगी, आपको कुछ ना कुछ वहां पे फोर्स या एनर्जी देना पड़ेगा। तो वर्क एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड, या आपस में रिलेटेड है। बिना एनर्जी दिए, कौन आवाज कर रहा है? नहीं सुधरोगे ना तुम लोग? क्यों? मुंह तोड़ दूंगा तुम लोग का वहीं पे आके, मैं बता रहा हूं, इडियट्स। तो वर्क डन का मतलब साइंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने जगह से डिस्प्लेस होना, और डिस्प्लेस कोई ऑब्जेक्ट तभी होगा जब उस पे एनर्जी गिवन होगा। मान लो ये चेयर यहाँ पे रखा हुआ है, समझ लीजिए, या मान लीजिए ये आपके सामने जो व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड अपने जगह पे है। ये अपने जगह से अपने आप मूव करेगा क्या? अगर मुझे इस व्हाइट बोर्ड को इस रूम से उस रूम में ले जाना है और वहां पे मुझे रखना है, ठीक से बैठो, और यहां से ले जाके मुझे इसी व्हाइट बोर्ड को उस रूम में रखना है, तो क्या ये व्हाइट बोर्ड अपने आप मूव हो जाएगा? इसको मूव करने के लिए मुझे कुछ लोग चाहिए होंगे और वो लोग इसमें एनर्जी देंगे। एनर्जी के बिना ये ऑब्जेक्ट अपने जगह से मूव नहीं करेगा। इसका मतलब इन साइंस, फॉर एनी object to be getting displaced from its position, we need some energy. Without energy no body, तो मारूंगा वहीं पे आके बोल रहा हूं, नो बॉडी कैन गेट डिस्प्लेस्ड। और जब तक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होगा वर्क डन भी नहीं होगा। एक बहुत बड़ा रॉक है, बहुत बड़ी चट्टान है, उस चट्टान को मूव करने के लिए 4-5 लोग पूरा एनर्जी लगा दिए, पूरी कोशिश कर लिए, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए, थक गए, लेकिन जो रॉक है, जो चट्टान है, वो अपने पोजीशन से थोड़ा भी मूव नहीं की। क्या वर्क डन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उनके इतना एनर्जी देने के बाद भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं किया, तो वर्क डन नहीं हो पाया। वर्क डन होने के लिए ऑब्जेक्ट का मूव होना, अपनी जगह से डिस्प्लेस होना जरूरी है।
अब यहां पे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वर्क में जो साइंटिफिक डेफिनेशन जो मैं आपको समझा रहा था कि इफ अ बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन और फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन देन द वर्क इज सेड टू बी डन। अब वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन नेगेटिव भी होता है। अब ये पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, अब इसको हम समझते हैं। राजू एक बार कैमरे के पीछे खड़े होना, खड़े होना एक बार। अब मेरे को ये बता, ये चेयर दिख रहा है कैमरे में? नहीं दिख रहा है ना? एक काम कर, उसको थोड़ा सा होल्ड कर, स्टैंड को, उसको मतलब इस स्टैंड को ऐसे होल्ड करके चेयर दिखाना है तेरे को। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? दिख रहा है चेयर? एक मिनट रुक, मैं इधर आ रहा हूँ। चेयर दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो एक काम कर रहा है, क्या मोबाइल को थोड़ा ऐसे कर दे, टिल्ट कर दे। अरे स्टैंड को ही टिल्ट कर दे, फिर सेट करने आ जाएगा तेरे को। ठीक है, पॉज मत करना, अगर नहीं मत कर, तेरे को नहीं आता निकालना, छोड़ दे। अरे उसको पकड़ के ऐसे होल्ड कर लेना, नहीं समझ में? अरे मैं बोल रहा हूँ ऐसे थोड़ा कर सकता है, ऐसे, ये बोल रहा हूँ। ठीक है ना, मैं नहीं देखूँ, चेयर दिखना चाहिए। हाँ बस, मेरा सर नहीं दिख रहा होगा, इतना बॉडी तो दिख रहा है ना, चेयर दिख रहा है पूरा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये चेयर इस फ्लोर पे ग्रेविटी की वजह से है। अगर मैं मारूंगा साहिल वहीं पे आके एक थप्पड़ ना, पॉज करना वीडियो, ये दिखना चाहिए चेयर। पूरे गिरे हुए आदमी हो गए तुम लोग, जंगली। ले चालू कर, चालू है। अब देखिए, ये चेयर ये जमीन पे क्यों है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। अब मैंने ये फोर्स एनर्जी दे रहा हूं मैं, और इसको मैं अपलिफ्ट कर रहा हूं, तो मेरा जो एनर्जी है, मेरा जो वर्क डन है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है। ग्रेविटी इस चेयर को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, और मैं इस चेयर को ऊपर उठा रहा हूं। तो मैं जो वर्क डन कर रहा हूं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहा हूं। तो यहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। अब दूसरी ओर, अगर मैं इसको पहले से होल्ड करके ऐसे रखा हूं और इसको मैं नीचे ऐसे गिरा रहा हूं ऐसे, तो चेयर को मैंने जो एनर्जी दिया वो नीचे की ओर दिया, ग्रेविटी भी इसको नीचे की ओर खींच रहा है, तब वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब वैसे ही कर ले जैसे था पहले, होल्ड कर। तो इससे हमें समझ में आता है कब वर्क डन पॉजिटिव होता है और कब वर्क डन नेगेटिव होता है। समझ में आई बात? तो दो कंडीशंस कंपलसरी है वर्क डन के लिए। पहला, एक फोर्स लगेगा, एनर्जी शुड बी गिवन, एंड द ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस्ड। दो चीजें अगर साइंस में अप्लाई नहीं हुई है, वर्क डन नहीं होगा। क्या मतलब? ठीक है, मैं दिख रहा हूं ना? हाँ बस फिर ठीक है, बस बैठ। वर्क डन, एक मिनट बच्चों, मैं देख लेता हूँ, मेरे क्लास में सब नमूने भरे हुए हैं, एक से बढ़ के एक। सही तो है, चुप रहे बेवकूफ। हाँ, कीप क्वाइट। तो वर्क डन होने के लिए टू कंडीशंस नीड्स टू बी फुलफिल्ड। नंबर वन, any force should act on an object, and second, after applying the force the object should be displaced। बिना फोर्स लगाए ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होगा, और अगर आप फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट बहुत भारी है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो भी वर्क डन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये साइंस में वर्क डन है। ठीक है, अब हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस? वर्क डन का जो फॉर्मूला है बच्चों, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपने कितना फोर्स लगाया
मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ। सीधा सा लॉजिक है, अगर आप फोर्स कम लगाओगे तो ऑब्जेक्ट कम डिस्प्लेस होगा, आप फोर्स ज्यादा लगाओगे ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्प्लेस होगा। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। फिर से उसको हाथ में पकड़ ले। हाँ, अब समझ लीजिए ये चेयर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। और मैंने जो फोर्स लगाया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी मैं हल्का फोर्स लगा रहा हूं, ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा। ऑब्जेक्ट उस हिसाब से डिस्प्लेस हो, वो वहां तक दिखा, दिखा। सब एक से बढ़ के कार्टून। अबे गधे, इसको भी तो किसको भी थोड़ा हिलाया करना गधे। फिर से देखिए, हमारा कैमरा मैन थोड़ा सा भोंदू है। ये चेयर दिखाना, ठीक है। ये चेयर है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, दिखा, तो कम डिस्प्लेस हुआ। अब इस चेयर में ज्यादा फोर्स लगा, पूरा वहां तक कवर करना, मतलब साइड में चलाना तू भी इसको, ठीक है। अब मैं इस पे ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, दिखा। तो ज्यादा फोर्स लगाने के कारण ऑब्जेक्ट अपने जगह से ज्यादा दूर डिस्प्लेस हो गया, मतलब जितना आप फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्प्लेस होगा। तो वर्क डन जो है, इट विल बी, एकदम कीप क्वाइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। पॉज करना। तो जैसे मैं आपको बता रहा था बच्चों, वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब सपोज a force F acts on an object, बिना फोर्स के ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस नहीं होगा। तो जो फोर्स F है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, फोर्स F। नाउ ध्यान दीजिए इधर, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F on the object, it gets displaced through a distance s in direction of force. Let W be work done. अब ध्यान से समझिए मेरी बात को। मैंने बोला ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है F, और फोर्स लगने के बाद ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। आयुष इधर ध्यान दे, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, मूव हो गया। और कितना डिस्टेंस मूव हुआ, जो डिस्टेंस वो मूव किया वो डिस्टेंस है s इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे आपने देखा, मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो चेयर भी उसी डायरेक्शन में मूव हुआ, और वर्क डन को मैंने ले लिया W। अब इसी के अकॉर्डिंग वर्क डन को मैंने ले लिया W, फोर्स को मैंने लिया F, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिया, S। तो वर्क डन W इज इक्वल टू F S, ये हो गया। अब वर्क जो है, ये कवर हो रहा है, देखते एक बार कहां तक कवर हो रहा है, पूरा ओके। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स
it has only magnitude but no direction। वर्क डन में या वर्क सिर्फ उसकी वैल्यू होती है, उसके डायरेक्शन से मतलब नहीं। तो मैंने पहले ही बताया था वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। हमने फिजिक्स में पढ़ा है बच्चों, स्केलर और वेक्टर। स्केलर जिसमें सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसके डायरेक्शन का वैल्यू नहीं होता, इसीलिए वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब वर्क डन का जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो होता है जूल और न्यूटन मीटर। वर्क डन का या वर्क का स्टैंडर्ड यूनिट होता है जूल या फिर न्यूटन मीटर। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, जो फोर्स है, ऊपर में कितना कवर हो रहा है पूरा, ठीक। जो फोर्स है वो है 5 न्यूटन, क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्स 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। मतलब फोर्स लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ, 2 मीटर दूर गया। वर्क डन पता करो। वर्क डन इज इक्वल टू, क्वेश्चन फॉर्मूला पुट कर दीजिए, W इज इक्वल टू F इंटू एस। F यानी फोर्स 5 न्यूटन, फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, 2 मीटर, 5 टू ज़ा 10 जूल या 10 न्यूटन मीटर। क्यों न्यूटन मीटर बोल रहे हैं बच्चों, बिकॉज फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का है मीटर, इसीलिए 5 टू ज़ा 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल। तो वर्क डन का स्टैंडर्ड यूनिट होता है जूल या न्यूटन मीटर। और वर्क डन कैसे निकालेंगे बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ इनटू वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ। और एक बात, वर्क डन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। आप जितना फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्प्लेस होगा, ठीक है। 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क क्या होता है बच्चों, ये क्वेश्चन में आता है। 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क क्या होता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डस्टर कहाँ है देखो तो। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, डिफाइन करो 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। व्हेन 1 न्यूटन फोर्स is applied on an object, it gets displaced by 1 meter along the line of फोर्स। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाया जाए तो वो 1 मीटर आगे की ओर डिस्प्लेस होगा और उसे कहेंगे 1 जूल ऑफ वर्क। क्यों, W इज इक्वल टू F इंटू एस। कितना फोर्स लगा, 1 न्यूटन मीटर, कितना डिस्प्लेस हुआ, 1, 1 1 जा 1। तो 1 जूल ऑफ वर्क किसे कहेंगे, जब 1 न्यूटन फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट
डिस्प्लेस होगा 1 मीटर, तो उसे कहेंगे 1 जूल ऑफ वर्क। अब मैं आता हूं बच्चों एक और क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अ पोर्टर, पोर्टर मतलब कूली, लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड। जो लगेज है कूली के पास वो है 15 kg लगेज। आगे है अपने सर के ऊपर, कूली लोग अपने सर के ऊपर ही रखते हैं, 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब लगेज की दूरी ग्राउंड से 1.5 मीटर है। मतलब कूली ने उस चीज को अपने सर के ऊपर रखा है और उसकी ऊंचाई जमीन से कितनी है, 1.5 मीटर। वर्क डन निकालिए, वर्क डन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। वर्क डन का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको पूरा दिख रहा है ना, वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, F इंटू एस। अब यहां पे बच्चों F तो दिया नहीं है, इस क्वेश्चन में F तो दिया नहीं है, लेकिन हमने ग्रेविटी में पढ़ा है बच्चों F इज इक्वल टू एम जी। F क्या होता है बच्चों, m इंटू जी। वैसे नॉर्मल हमने पहले भी पढ़ा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू एम इंटू, नीचे का भी दिख रहा है ना। लेकिन ग्रेविटी वाले चैप्टर में जो एक्सेलरेशन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जी में। तो F इज इक्वल टू एम जी। तो यहां पे मैं F के जगह एम जी लिख सकता हूं, यस और नो। एस मास, मास कितना दिया ऑब्जेक्ट का, 15 kg। जी का वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों, 10 लेते हैं या 9.8, मैं यहाँ पे 10 लूंगा। और जी का वैल्यू माइनस में आएगा, क्यों माइनस में आएगा, जब वो लगेज को अपने सर के ऊपर रख रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, लेकिन वो लगेज को कहां रख रहा है, ऊपर, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। और अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तो जी का वैल्यू किस में आएगा बच्चों, माइनस। तो जी का वैल्यू -10, जी का वैल्यू 10 लिया जाता है 9.8, और एस डिस्टेंस कितना है 1.5, जिसको मैं 15/10 लिख सकता हूं, यस और नो। डिस्प्लेस, ऑब्जेक्ट को जमीन से कितना डिस्प्लेस किया गया, 1.5 मीटर। 10 10 कैंसल, 15 15 जा 225, -225 जूल। वर्क डन इज नेगेटिव एंड अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ध्यान रखिएगा इसको, एफ हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ग्रेविटी वाले क्वेश्चन में, हाइट वाले क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कन्वर्ट्स इनटू जी, एंड why it is taken as negative, because the work done is against gravity। अब आगे करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम्म क्या हुआ, अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया, वर्क डन में आप यहां पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसका प्लस भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस बिकॉज वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है, अब लिखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं बच्चों एनर्जी। एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। आप कितना काम कर सकते हैं, आपके अंदर कितना कैपेसिटी है, उसे हम कहते हैं एनर्जी। बिना एनर्जी के वर्क डन नहीं होगा। आपको किसी चीज को अपलिफ्ट करना है, उठाना है, आपको एनर्जी चाहिए। आपको किसी चीज को पुश करना है, आपको एनर्जी चाहिए। आपको किसी चीज को पुल करना है, आपको एनर्जी चाहिए। यानी कि कोई भी काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी। और साइंस में एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं बच्चों कि एक होता है रिसीविंग एनर्जी
और एक होता है गिविंग एनर्जी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। राजीव आ गया, इसको चलने दे वीडियो को। अब जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, हाथ आगे करो, ऐसे ही रखना। अब समझ लीजिए ये एक डस्टर है, समझ लीजिए डस्टर ही है। अब मैं इसके हाथ पे इससे अगर हिट किया, इसका मतलब मैंने इसके बॉडी के ऊपर एनर्जी दिया। तो ये क्यों आवाज कर रहे हो, ये रिसीवर है, इसकी बॉडी ने एनर्जी को रिसीव किया और मैंने एनर्जी को गिव किया। जब एक हैमर यानी हथौड़ा जब एक कील पे हिट किया जाता है तो जो हथौड़ा है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और जिस नेल पे जिस कील पे वो पड़ा वो उस एनर्जी को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। इसका मतलब बिना एनर्जी के वर्क डन पॉसिबल नहीं, मैंने बोल ही दिया। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी रखता है वो दूसरे पे एनर्जी ट्रांसफर करता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जब हैमर से हिट कर रहा है तो ये अपनी एनर्जी को उस नेल में, उस कील में ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से वो नेल या वो कील ड्राइव हो जा रहा है, यानी कि उस लकड़ी के लट्ठे के अंदर जा रहा है। इसका मतलब एक बॉडी जब दूसरे बॉडी को हिट करेगी तो एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दी अदर। और एनर्जी तो हम शुरू से पढ़ते हैं बच्चों, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। पॉज करना, हो गया देख तो जैसे मैंने बताया बच्चों आपको एनर्जी के बारे में, द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब हम आपके सिलेबस में जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बात मत करो प्लीज, इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एनर्जी इस वजह से है कि वो मूव कर रहा है, कि वो मोशन में है, उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, अब ये मार्कर से मेरे को ऐसे हिट किया गया तो मेरे को उतना चोट नहीं लगेगा, क्योंकि अभी इधर ध्यान दो, अभी ये उतने मोशन में नहीं है। लेकिन यही मार्कर बहुत स्पीड से, बहुत ज्यादा मोशन में, बहुत तेजी से मेरे सर पे आके लगता तो मुझे चोट लगती। क्यों? बिकॉज इसके मोशन में होने के कारण इसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं और वो मुझे हिट करेंगे तो मुझे चोट लगेगी। जितना ज्यादा स्पीड, जितना ज्यादा मोशन, उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर 50 के स्पीड से मूव कर रहा है तो उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, या ऑब्जेक्ट जो 100 के स्पीड से मूव कर रहा है उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। जो ऑब्जेक्ट 100 के स्पीड से मूव कर रहा है उसके अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो द मोशन इन एन सॉरी द एनर्जी इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं बच्चों, आप सभी ने बचपन से सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा हुआ है। ये समझ लो सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैस है। अब बताओ बच्चों, इधर देखो, सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम क्लोज है, मतलब पार्टिकल्स के पास मूव करने की जगह नहीं है। जब पार्टिकल्स, आयुष में जब बोर्ड में देखने बोलता तो हिंदी समझ आता है कि मैं आकर लगाऊं चाटा, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। लिक्विड, लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, पार्टिकल्स मूव करेंगे, मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा। गैस, जिसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, इसके पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करेंगे। इसका मतलब तीनों में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में होगा।
रीजन, गैस के पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज्यादा है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए जब एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है तब कितने लोगों की डेथ हो जाती है। रीजन, सिलेंडर के अंदर के जो पार्टिकल्स है सिलेंडर के अंदर, उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। समझ लीजिए अगर ये एक एलपीजी सिलेंडर है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो जब वो ब्लास्ट होता है, वो तेजी से मूव करने वाले पार्टिकल्स, रैपिडली मूविंग पार्टिकल्स, बहुत तेजी से सामने वाले की बॉडी को हिट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी। मोर द स्पीड, मोर द वेलोसिटी, मोर द काइनेटिक एनर्जी। लेस द स्पीड, लेस काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे समझ ले मेरी बॉडी अभी रेस्ट में है, तो मेरी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। लेकिन जब मैं रनिंग करूंगा या जॉगिंग करूंगा तो मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। रनिंग में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, जॉगिंग में, रनिंग में, क्योंकि स्पीड ज्यादा हो जाएगी। जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो ये होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिराइव कैसे होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब हम इसको डिराइव करेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनुअल एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स में ये आ सकता है। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सपोज, प्लीज ध्यान से देखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 4 to 5 मार्क्स में। पहले से नोट मत करो, पहले समझ लो डिराइव होता कैसे है। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, जनरली हम बॉडी के मास को क्या मानते हैं, m, is moving with uniform initial velocity u। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो इनिशियल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी u के साथ वो मूव कर रहा है। अब नाउ a force F acts on it, एक फोर्स F इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। हम सभी को पता है बच्चों, जब फोर्स एक्ट होता है मास चेंज नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर एक फुटबॉल है, वो फुटबॉल रखा हुआ है जमीन पे, उस पर बहुत जोर से फोर्स पड़ा, किसी फुटबॉलर ने किक किया, तो वो जो फुटबॉल है वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 से चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन क्या फुटबॉल के मास में कोई फर्क पड़ेगा? फुटबॉल का मास जितना था उतना ही रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्लीज पे अटेंशन, फोर्स F एक्ट्स ऑन इट एंड इट्स वेलोसिटी तुम लोग बात मत करो, बोल रहे मैं आगे बहुत मार मारूंगा बोल रहा हूं। एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v, मतलब जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी, फोर्स लगने के बाद उसकी वेलोसिटी u से किस में चेंज हो गई, v में। अब बताइए, नीचे तक पूरा दिख रहा है ना? अब बताइए बच्चों, हम सभी को पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हम लोग शुरू चैप्टर से पढ़ते आए हैं, यानी F इज इक्वल टू m इंटू ए। ऑल्सो वर्क डन, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया, फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी W इज इक्वल टू F इंटू एस। अब बताइए, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े हैं ना, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें यूज करना है, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बताइए, जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या कहता है बच्चों? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस। अब बताओ बच्चों, यही इक्वेशन हमने क्यों लिया? एक्सेलरेशन, फोर्स लगने पे एक्सेलरेशन होगा कि नहीं? व्हाट डू मीन बाय एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। अब यहां पे इसकी वेलोसिटी फोर्स लगने के बाद u से किस में कन्वर्ट हो गई? v में। एक्सेलरेशन उसी को बोलते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन होने की वजह से मैंने ये इक्वेशन लिया। एक्सेलरेशन है, ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस में मूव कर रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और मुझे एक बात बताओ, फोर्स लगने पे बॉडी डिस्प्लेस भी तो होगा, यस और नो? अगर फोर्स लग रहा है, जो मैंने लिखा है ना, फोर्स एफ एक्स ऑन इट एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम यू टू वी, इट ऑल्सो गेट्स डिस्प्लेस्ड टू डिस्टेंस एस। फोर्स लगने पे ऑब्जेक्ट अपने जगह से डिस्प्लेस भी होगा, और क्या डिस्प्लेसमेंट को क्या लिया मैंने? एस। तो एस भी है, इसकी वेलोसिटी यू से वी में चेंज होगी, तो ये वाला इक्वेशन मैंने ले लिया। अब एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, डन। अब किसका वैल्यू आ गया बच्चों? ये एस का, और एफ का वैल्यू ये रहा, दिख रहा है बच्चों? अब इन दोनों वैल्यूज को मैं ये वाले इक्वेशन में पुट करूंगा। समझ गए आप? एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इस वैल्यू को, और एस की वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां पे पुट करूंगा। चलिए करके देखते हैं। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एक बार राजीव खड़े होकर देख, पूरा कवर हो रहा है ना? W मैंने वैसे ही रखा, F, F की जगह क्या पुट कर, प्लीज पे अटेंशन, M इंटू ए, यानी MA। तो F की जगह क्या लिखूंगा? MA। और S V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अप V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए कैंसल, ऊपर 1 नीचे 2, हाफ, ये बचा M V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सपोज ऑब्जेक्ट, बात मत करो प्लीज, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और हमने शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0, यानी u क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो W वर्क डन इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, u की जगह क्या पुट कर दूंगा? 0। 0 का कोई मतलब है? तो हाफ mv वर्क डन विच इज डन बाय अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या आ गया? हाफ mv स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली द चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। आपके बुक में भी ये मेंशन है, बिल्कुल सही। वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए इस चीज को एक बार और समझते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से इसको समझेंगे। सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास क्या है? m। ये मूव कर रही है यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी u। अब एक फोर्स F इसके ऊपर एक्ट किया, और इसकी वेलोसिटी u से किस में चेंज हो गई? v में चेंज हो गई। और इट ऑल्सो गेट्स डिस्प्लेस्ड टू अ डिस्टेंस s। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था चेयर का, जब एक फोर्स लगाते हो तो ऑब्जेक्ट अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, रिमूव हो जाता है। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू m इंटू ए। ऑल्सो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, F इंटू एस। इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन
टू। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये आ गया। अब इसको आप ले लो इक्वेशन 3। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट और 3 के वैल्यू को पुट किया। देख सकते हैं आप यहां पे लिख दीजिए उसको, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 इन टू, पुटिंग 1 एंड 3 इन टू। इक्वेशन 2 में वैल्यू को पुट किया, ए कैंसल हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो यू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, यानी द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ गए आप? तो यह आपका डेरिवेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। प्लीज बात मत करो। चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, मास कितना दे दिया है बच्चों, 15 kg। इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब ये मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। निकालो इसका काइनेटिक एनर्जी, कितना इजी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। मूव कर रहा है, मूव कर रहा है मतलब वी। रेस्ट में होता तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो हो जाता, पर ये मूव कर रहा है यानी उसका फाइनल वेलोसिटी है। तो हाफ मास 15 वी 4 कितने बार, 2 बार। 2 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 15 120। काइनेटिक एनर्जी 120 जूल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो बहुत सिंपल था। व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 टू 60? इसका मतलब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वर्क डन हमें निकालना है, और कार का जो मास है वो है 1500 kg, और कार की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक लेकर जानी है। मतलब कार की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर से 60 तक करने के लिए कितना वर्क डन होगा। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी, ये इसका फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल है तो यू लेंगे, फाइनल में क्या ले लेंगे, वी। अब सॉल्व करो, मास की जगह कितना पुट कर देंगे, 1500। और तुम लोग को याद होगा जब हम लोग फिजिक्स में मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे, आप लोग को भी मैंने कराया है कि अगर किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 30 को मीटर पर सेकंड में करने के लिए किससे इंटू करोगे, 5/6 3 18 6 5 30, 25/3 मीटर पर सेकंड। ठीक उसी तरह 60 को भी करेंगे, 6 3 18 6 10 60, 50/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो u कितना है, 25/3, कितने बार लेना पड़ेगा बच्चों,
सॉल्व करो। 2 1 जा 2 750 जा 3 1 जा 3 250 जा 25 जा कितना होता है? 625। 625 इंटू 250। 625 इंटू 250। 0 5 कैरी 12 2 कैरी 6 156250 156253 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आया जब इसका स्पीड कितना था? 30 किलोमीटर पर आवर। अब फिर से काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा 30 में निकलेगा या 60 में? 60 में। क्यों? मोर स्पीड मोर काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv²। प्लीज डोंट टॉक। मास के जगह 1500 और v 60। कितना था? 50/3। 50/3 इंटू 50/3। 2 1 जा 2 750 जा 3 1 जा 3 250 जा 5 5 जा 25। 25 जा 625 और 2 0। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? 2 750 जा बात मत करो। 3 1 जा 3 250 जा 250 इंटू 25 इंटू 25/3। ठीक है, यहाँ पे 250 इंटू 50 इंटू 50। मत बात करो, समझ में नहीं आता क्या तुम लोग को? 1 2 3 25 जो 625 1 2 3 और नीचे 3 जूल आ गया ये। अब वर्क डन दोनों को माइनस कर देना है। वर्क डन निकालने के लिए दोनों को क्या कर देना है बच्चों? माइनस। यानी कि ये दिख रहा है? एक बार देख तो ये वाला कि नहीं दिख रहा है? बात मत करो। वर्क डन मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। ये आ गया 6,25,000 बाई 3 माइनस 1,56,250 बाई 3। जब डिनोमिनेटर सेम हो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या? एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, सीधा माइनस कर दो। 6,25,000 माइनस 1,56,250 डिवाइडेड बाई 3। 0 5 कैरी 1 3 7 कैरी 1 7। तुम लोग क्यों इतना डिस्टर्ब करते हो यार क्लास को? शांति से बैठने को नहीं होता है? कभी बैग ये कर रहे हो, कभी उसके पास ये करो। शांति से बैठो ना। इडियोटिक मोरॉन्स। फोर 68,750 डिवाइडेड बाई 3। कैंसिल कर दो इसको। 3 15 जब 45 3 6 जे 18 156250 जूल वर्क डन। आ गया आंसर। तो क्या किया मैंने? पहले मैंने 30 को वेलोसिटी लेके काइनेटिक एनर्जी निकाला, फिर मैंने 60 को वेलोसिटी लेके काइनेटिक एनर्जी निकाला। मतलब जब कार 30 के स्पीड में जा रही थी तब ये उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, उसको 60 तक भगाने के लिए ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हुई। तो यहां से आने तक कितना वर्क डन हुआ? दोनों को क्या कर दिया मैंने? माइनस। तो आ गया मेरा आंसर 156250 जूल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 है। अगली वीडियो में हम आपको पोटेंशियल एनर्जी, उसका डेरिवेशन और इस चैप्टर के आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और इस लेसन को फिनिश करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हैव अ गुड डे। स्टॉप कर।